हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ बैनुल-अक़वामी मईशतदान जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। वेलकम करता हूँ आपको डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। अब शहबाज साहब, बुनियादी मसला ये है कि मैं अभी इंजीनियर साहब से बात कर रहा था और इनसे यही पूछ रहा था भाई कि ये माजी के अंदर आपके साथ ये बात कर सकता हूँ, आप भी बड़ा खुल के बात करते हैं। आपने देखा होगा मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत ज़्यादा वीलॉग और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। अपनी कारकर्दगी उनकी बतौर वज़ीर ख़जाना बिल्कुल थर्ड क्लास थी और आप ख़ुद जानते हैं कि असद उमर साहब की तो कारकर्दगी उससे भी ज़्यादा थर्ड क्लास। लेकिन असद उमर साहब की एक अच्छी बात यह है कि वो थर्ड क्लास कारकर्दगी के बाद मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद वो अब चुप रहते हैं, उन्होंने शटअप रहना सीख लिया है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनकी कारकर्दगी तो नील बटा नील थी। अपने दौर में तो मेरा नहीं ख्याल मीडिया के लिए कभी टाइम भी निकालते थे, अभी तो वो बच्चों की सालगिरह पे भी चले जाते हैं केक काटने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर क्रिटिसाइज करें तो आप करें, मैं करूं, इंजीनियर साहब करें। वो लोग जो ऑलरेडी इस ओहदे पर रहकर जीरो परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं वो कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? वो तो पहले अपना तो बताएं, अपनी रिपोर्ट कार्ड तो दिखाएं कि क्या किया उन्होंने। जी जी अपनी रिपोर्ट कार्ड जो आप बता रहे हैं वही है ना कि अब वो जो पुराने प्रोटोकॉल्स थे, पुराने मजे थे, वो अब जब वजारत से उतर गए अब वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में फोरम्स के ऊपर इसका क्रिटिसिज्म करेंगे तो फिर दोबारा से उनको कॉल दी जाएगी। लेकिन बात यह है कि कोई भी जिम्मेदारी है वो चाहे जमात की हो, चाहे मिनिस्टर की हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे सीएम की हो, चाहे गवर्नर की हो, उसको मेरे ख्याल पब्लिकली हम ओन तो कर लेते हैं लेकिन उसकी जो हिस्स है ना या उसकी जो सेंसिटिविटी है शायद उसको हम पसे पुश डाल देते हैं। अब देखिए कि इससे पहले जितनी बातें हुई और बहुत दफा ये बातें हुई कि हमारे पास इतनी बड़ी टीम है इकोनॉमिस्ट की, लेकिन आप उनकी कारकर्दगी देखें जीरो है। और मैं अभी बल्कि वो गवर्नमेंट का भी ये देख रहा था कि अभी ये एक खबर मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हमारा जो सबसे सेक्टर है उसके अंदर जो इस दफा इजाफा हुआ 16% हुआ है। लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यही गवर्नमेंट के जो यही 5 महीने हैं उसके अंदर सबसे सेक्टर जो थी उसकी ग्रोथ वो जीरो थी। तो आप मुझे ये बताएं कि ये 16% जो इजाफा हो गया है सबसे सेक्टर के अंदर, बाकी जो सेक्टर्स हैं उसको हम क्यों जो है वो इग्नोर करते जा रहे हैं? यही काम जो पिछली गवर्नमेंट्स कर रही थी, यही काम मुफ्ता इस्माइल साहब जब ये वजीर खजाना थे तो ये भी वही काम कर रहे थे। तो क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है लेकिन डिलीवर करना उतना ही मुश्किल है। तो शायद वो अब ये सोच रहे हैं कि अब उनकी जो कौमी जिम्मेदारी रह गई है वो ये है कि हम क्रिटिसाइज करें चीजों को। आप थोड़ा सा देखें तो इंडिकेटर जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि जो काम गवर्नमेंट कहीं अच्छे करती है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। नहीं, लेकिन ये कैटलिस्ट फॉर डिजास्टर जो थे ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब थे ना, जिन्होंने करेंसी डिवेल्यूएशन का आगाज किया इन द न्यू एज। एक नए दौर के अंदर पाकिस्तान की करेंसी को डिवेल्यू किया और उसकी शुरुआत की जस्टिफिकेशन दी, वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब खुद हैं। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने का आर्किटेक्ट तो वो खुद है और अभी आके वो तनकीद कर रहा है महंगाई क्यों हो गई, ये फलानी क्यों हो गई। ये समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए मैं पहले भी आपसे एक बात किया करता था कि हमारे यहाँ जिन लोगों को हम फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं उनको शायद इकोनॉमिक्स का नहीं पता, और मैं आज भी इस बात के ऊपर कायम हूँ। देखें इकोनॉमिक्स का जो काम होता है वो जो मौजूदा आपके सर्कमस्टांसेस हैं उसमें से सोल्यूशन निकालना या सोल्यूशन पेश करना, तो यही ड्यूटी जो मैं समझता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर की होती है। फाइनेंस मिनिस्टर की ड्यूटी ये नहीं है कि जब वो बैठा हुआ सब कुछ ओके है तो जब वो अपनी सीट से उतरा या उतार दिया गया या उसका वो टेन्योर खत्म हो गया तो फिर वही सारा कुछ जो पहले अच्छा कहता था अब वही सारा कुछ बुरा हो गया। अब मुफ्ता इस्माइल साहब जब थे तो उनके दौर में महंगाई नहीं थी, तो उस वक्त जो महंगाई थी वो क्यों थी? अगर आज महंगाई है तो उसकी कुछ और वजूहात हैं। देखिए चीजें पहले मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जो है वो कहाँ 40% पे इन्फ्लेशन था, आपकी प्रोग्राम के अंदर मैं अक्सर ये बात करता था। अब वही जो 40% इन्फ्लेशन है वो गवर्नमेंट सिंगल डिजिट के ऊपर ले आई है। तो जो बातें हैं वो उनको हमें तस्लीम करना चाहिए। शायद ये भी हो सकता है कि मुफ्ता इस्माइल साहब इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शायद वो चीजें उनकी तवक्को के मुताबिक खराब नहीं हुई, चीजें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अब जो बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीजें तो मेरा उनमें से कुछ बुरी चीजें जो ढूंढ के तो वो वीलाग जो है उसका हिस्सा बन रहे हैं। जी जी, ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ इंजीनियर साहब आपकी जानिब भी मैं आना चाहूँगा। हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बता रहे हैं, उस पर बड़ी आजकल बहस चल रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, उसमें जो न्यूट्रिशनल काउंट उन्होंने बताया और रोज़ाना जो हमारे यहाँ बच्चे या एडल्ट्स खाना खाते हैं उसकी भी उन्होंने एक एस्टिमेशन मुहैया की है। तो आप तो मेल न्यूट्रिशन और स्टंटेड ग्रोथ वाले मुल्क हो, आपकी मैं क्या ट्रस्ट करूं आपके स्टैट्स को और नंबर्स को? इन्फ्लेशन आपकी कुछ और कह रही है, हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे आपका उससे पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है।
मुझे समझ में नहीं आ रही आप ये क्या गेम खेल रहे हैं. वाई आर वी प्लेइंग? यू ऑल्सो आर ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे ग्रुप. एम आई राइट? कंसल्टेशन में बहुत मेरा ख्याल है कि मेरा हिस्सा रहा है इन पास्ट, प्रेजेंट पास्ट. बहुत जगहों पे इवन बेस अकाउंटिंग ईयर्स और इस किस्म के स्टैटिस्टिकल जो है रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसमें बिल्कुल आई वाज इन्वॉल्व. प्लानिंग कमीशन के बहुत ही एक क्रिटिकल किस्म के But you say inflation is going down, but on the other hand, you say that there is rampant malnutrition. So what do I take? People can't afford food, and you are saying inflation is going. I'm not talking about you, but the people who publish the numbers, they're saying inflation is going down. What does it mean? देखिए, आप जहाँ तक आप पहले थोड़ी देर के लिए इस नंबर वाले इशू को थोड़ा सेटल करें, फिर वो आपकी बिल्कुल को रिलेशनशिप को भी डिस्कस करते हैं. जी. वेरी रिसेंटली अगर आपको याद होगा कि एक इंडिपेंडेंट सर्वे ग्रुप ने जो है वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो है वो सवाल उठाए थे कि इस स्टैटिस्टिक्स की जो नंबर्स हैं वो आपस में को रिलेशनशिप बनाने में जो है वो थोड़ा सा वीक नजर आते हैं. जो अभी आपने सवाल पूछा जी. कि हाँ न्यूट्रिशनल वैल्यूज को आपने इन्फ्लेशन के साथ किया गया. यस, आई वुड कंसीड विथ यू. मगर पाकिस्तान में जो है वो अगर थोड़ी देर के लिए हम मुझे माजी याद आ रहा है कि हमारे जो गवर्नर थे स्टेट बैंक के, जो बेकन हाउस के बाद में वाइस चांसलर बने, शाहिद कारदार. तो शाहिद कारदार हैड टू रिजाइन and I in person asked him. Again, I can comfortably say that I have a communication whenever he is available or I am available or we see each other. तो शाहिद कारदार को कहा गया था कि एक फजिंग करें फिगर्स में, क्योंकि कुछ हमें वर्ल्ड बैंक और इसी किस्म के मल्टीलेटरल इदारों के साथ कुछ मुश्किल पेश आ रही है. टैक्सेशन रिसिप्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो है वैल्यूज को किसी तरीके से एडजस्ट करें. एंड ही डिड नॉट. सो उसके लिए क्या था, ऑनरेबली ही गॉट एग्जिट, ही रिजाइन. तो पाकिस्तान की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर आपको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैं तवज्जो दिलाऊं कि रिसेंटली कुछ पीबीएस को इन्होंने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है को डिजिटलाइजेशन के हवाले से. मगर 3-4 जगहों से जो फ्लोज होती थी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो अ फ्रीलांस नॉट ओनली रिसर्चर बट आई एम मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ Sustainable Development Policy Institute. And I would, being unbiased, I can say the biggest research think group in Pakistan. अब आपके पास जो है वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वहाँ से आपके पास स्टैट्स आते हैं. उसके बाद पीबीएस से भी स्टैट्स आते थे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी आते थे. अब उसमें थोड़ी देर के लिए जो हम सर्विस वैल्यूज की बातें कर रहे हैं, कहीं ये सर्विस वैल्यूज इंटीग्रल होती थी, कहीं ये सर्विस वैल्यूज जो है एक्सक्लूसिव होती थी. तो कहीं पे भी इन तीनों का मुझे याद है कि चंद साल पहले आई स्टॉप्ड लुकिंग एट दीज फिगर्स और मैंने जो है आईटीसी के डेटास के ऊपर रिलाई करना शुरू किया. You see, तो दैट वाज द वे आई वुड से कि हमारे यहाँ अभी तक जो है वो फिगर्स की क्रेडिबिलिटी और स्टैट्स की क्रेडिबिलिटी और फिर उसके पीछे क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो इस सवाल का भी जवाब दे कि अगर पॉवर्टी आपकी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी आपके नंबर जो है वो ठीक हो गए हैं, तो व्हाई द पॉवर्टी हैज इंक्रीज? द क्वेश्चन इज दैट. द क्वेश्चन इज दैट. आई विल पुट दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर मोहम्मद शहबाज along with other questions as well. एक सवाल तो ये आ गया जो कि इंजीनियर साहब ने पूछा अभी ना. डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप महक्किक भी हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर तहकीक करते हैं. कभी कभार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. एक लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, कोरिलेशन. तो इतनी ज़्यादा आपकी कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट करती है आपके ऑफिशियल स्टैट्स के अंदर कि कुछ समझ नहीं आती कि सही क्या है और गलत क्या है. आपके जो मैंने सीपीआई पढ़ा तो मैंने फिर एआई के ज़रिए उसको वेरीफाई भी किया. मैंने कहा भाई मेरी ये कंटेंशन है कि आपकी एजुकेशन की कॉस्ट, आपकी एनर्जी की कॉस्ट, आपकी टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट बढ़ चुकी है, वो हमारे ज़्यादा एक्सपेंसेस उस पर हो रहे हैं, तो क्या हम उस हिसाब से अपग्रेड हुए हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तो आपकी डेटा में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है और दूसरे ये जो एड्रेस किया क्वेश्चन इंजीनियर साहब का, ये दोनों मिला के जवाब दीजिए. जी पहली बात कि इंजीनियर
आपको सेकंड करता हूँ कि आप सिर्फ सिंपल जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे है ना, आप उसी को ले लें और आप आज जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ है उसके अंदर जो फिगर पब्लिश हुए हैं वो इसको आप जो पिछले आपके इकोनॉमिक सर्वेज हैं उनकी फिगर के साथ मिलाइए तो आपकी वो फिगर्स ही मैच नहीं होती। और हो सकता है कि जो आज के फिगर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जब नेक्स्ट ईयर आप उसको मैच करने की कोशिश करेंगे वो मैच नहीं होंगे, उसके बाद क्रेडिबिलिटी का इशू जो है वो वहाँ पे है। दूसरी बात ये है कि जो पॉवर्टी बढ़ रही है, और बिल्कुल बात थी कि पॉवर्टी बढ़ रही है और ये गवर्नमेंट जो ये भी कह रही है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है वो भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो मसला है वो सर इनकम सोर्सेज का है। जब तक आपके इनकम सोर्सेज जो है वो नहीं बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन जो है वो चाहे थोड़ा भी है वो आपको हिट करेगा। देखिए इन्फ्लेशन अभी पाकिस्तान के अंदर तो उस तरह से है ही नहीं है। अभी जो हाउस होल्ड सर्वे की आप बात करें उसके अंदर आप देखें तो कह रहे हैं कि हमारा जो 60% इनकम का जो पोर्शन है वो जा रहा है हाउस रेंट में, वो जा रहा है जो फूड एक्सपेंसेस है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन यही बात मैं अगर आपसे इस तरह कहूँ, आपको कोई याद होगा आज से 4-5 साल पहले जब यही जो लोग थे गवर्नमेंट में और जिसमें उमर असद साहब भी थे, ये लोग थे, ये हमेशा कंपेयर करते थे पाकिस्तान को जिसका जो पर कैपिटा इनकम है या रोजगार है उसको डेवलप कंट्री के साथ। आप डेवलप कंट्री यूके के एग्जाम्पल ले लीजिए, उनका मोर देन 80% जो सैलरी है या सैलर्ड क्लास जो है उसका वो रेंट में चला जाता है और प्लस उसकी जो किचन एक्सपेंसेस हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो उस तरह से जो हम सोच रहे हैं मेरे ख्याल में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो उसकी वेव उस तरह से पाकिस्तान के अंदर आई नहीं है। शायद इसकी वजह है कि वो हम जो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो शैडो इकोनॉमी है आपकी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, उसके अंदर भी कवर हो जाती हैं चीजें सारी। तो देखें जब आप अपने इनकम सोर्सेज जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, घर के हर फर्द को मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अगर 4 लोगों की फैमिली है तो उसमें एक बंदा काम कर रहा है, बाकी 3 बैठ के खा रहे हैं। अगर 10 लोगों की फैमिली है तो एक बंदा काम कर रहा है, बाकी लोग बैठ के खा रहे हैं। और यही लोग जब सारे 1 बाय 1 काम करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन की मसला रहेगा नहीं। और ये बात जो है पहले ही मैंने आपसे आपके प्रोग्राम में बात कही थी कि हमने बाकी सारी चीजों के ऊपर जोर तो दिया, लेकिन जो मुल्क का जो पोटेंशियल था या जो कैपेसिटी थी उसको यूज करने के लिए हमने कोई अभी तक लाहे अमल तैयार नहीं किया। जब तक पोटेंशियल को और कैपेसिटी को आप यूज नहीं करेंगे तो रोजगार के मौके जो हैं वो कैसे बढ़ाएंगे आप? मैं तो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपकी बात से इत्तेफाक करने के लिए तैयार हूँ। अब आपने असद उमर साहब का नाम ले दिया। बात यह कि सर वो हमारी कॉरपोरेट वर्ल्ड से आए थे। ही वॉज आई थिंक द CEO ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कंग्लोमरेट्स वर्किंग इन पाकिस्तान। मैं हमेशा यही सोचता था कि पाकिस्तान की कोई कंपनी जो है वो दुनिया में मशहूर व मारूफ क्यों नहीं हुई। मुझे ये पता लग गया जब पाकिस्तान के सबसे बड़े कंग्लोमरेट का CEO जो है उसकी काबिलियत असद उमर वाली है, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसी वजह से पाकिस्तान का कोई ब्रांड दुनिया के अंदर मकबूल नहीं हो सका, क्योंकि मेरिट की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर ना प्राइवेट सेक्टर में अपॉइंटमेंट होती है और ना पब्लिक सेक्टर में अपॉइंटमेंट होती है। मैं आपको बता रहा हूं यह बुनियादी मसला इस मुल्क का है कि हम इलिटिस्ट इंग्लिश पप्पू बर्गर बच्चों को हम CEO बना देते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कभी घर से बाहर निकल के कुछ किया नहीं होता और फिर अगर उनको फाइनेंस मिनिस्टर बता दे तो मुल्क का सत्यानाश कर देते हैं। यह मैंने आपके लिए आसान जवाब दिया आपको, यह आसान जवाब है आपके सवाल का। जी बात बिल्कुल आपकी ठीक है। जितने भी आपका कबीना है वो चाहे प्रोविंशियल कबीना है आपकी, वो चाहे फेडरल कबीना है आपकी, उसके अंदर जो लोग मिनिस्टर बने हुए आप उनके प्रोफाइल चेक कर लें। उन्होंने अपने जिस फील्ड के अंदर उनको मिनिस्टर बनाया गया है उस फील्ड के अंदर उन्होंने क्या काम किया है। और बल्कि हम तो ये भी करते हैं कि हर 5 साल बाद जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो नई गवर्नमेंट या कह लें कि मुस्लिम लीग नून दोबारा आ गई या PPP दोबारा आ गई तो हम वही पुराने लोगों को हम क्या करते हैं, शफल करते हैं। बल्कि हम ये नहीं सोचते कि चलिए यार पिछली गवर्नमेंट ये बंदा 5 साल इसने काम किया था तो इसको शायद थोड़ी सी अब शोबे की समझ आई है तो हम इसको मजीद टाइम दें ताकि ये अपना जो इसकी स्किल्स हैं उसको इस्तेमाल करें। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको किसी और शोबे के अंदर मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये भी जो चीज है ना ये भी मेरे ख्याल में खत्म होनी चाहिए और इसका बड़ा एक अहम रोल है मुल्क को जिस लेवल के ऊपर आज हम ले आए हैं। वो शायद एक ये भी चीज है कि आप इररेलेवेंट लोगों को ऐसी पोस्ट के ऊपर बिठा देते हैं, उनको लगा देते हैं कि जहां उनका एक्सपीरियंस ही नहीं होता। इसी चीज को अगर आप देखा जाए अमेरिका में आप देखें, अगर उनका कोई IT का मिनिस्टर है, अगर उनका कोई फॉरेन मिनिस्टर है तो वो अपने शोबे के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं। अच्छा, अब आपके सामने ना यूनिक ऑन एयर ये कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है, ऑन एयर कैलकुलेशन करता हूं, आप भी साथ हैं मेरे इंजीनियर साहब, आप भी सुन रहे हैं ना मेरी आवाज? जी जी जी। मैं आपके सामने एक आम घराने के नाश्ते के एक्सपेंस अभी कैलकुलेट करता हूं ऑन एयर। हाँ, आई एम नॉट आई इंग्लिश परकर पप्पू बच्चा, इंग्लिश में इन लोगों से ज्यादा अच्छी बोल सकता हूं, ये जितने लोग ओहदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेशन करता हूं। हाँ, ये 220 रुपए किलो दूध, ये तो हाँ गाय का, 130 रुपए की डबल रोटी, छोटी डबल रोटी बता रहे हैं आप, देखिए बड़ी डबल रोटी बताएं, 210 रुपए लेके
हैं 120 रुपए लिख दें, चलें इन लोगों की जिद है, चलो हम सस्ता कर देते हैं, इनको मोहब्बत है मौजूदा हुकूमत से, रेट कम बता रहे हैं, हम बताएं हैं 370 रुपए दर्जन अंडे हो गए। जी सर जी, तो सर चाय नहीं पियेंगे, पत्ती मुफ्त में आती है पत्ती के बगैर चाय पियेंगे? अच्छा मुंह में सर ब्रांड का नाम लिए बगैर आपको बता देता हूं, चलो मार्केट के अंदर चाय का दाम बता दो। मार्केट में जी आप लोगों के सामने बात हो रही है, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहा। सस्ती चाय कटिंग ले लें, 70 लिख दें, कटिंग चाय आप लोगों के लिए सही है। चलो घर में बन रही है, चलो एक कम कप सस्ता बना देते हैं, घर में बन रहा है तो हम 30 रुपए का कप लगा लेते हैं, बस सही है। अब इससे तो कोई एतराज नहीं ना, 4 कप तो पियोगे या 4 कप भी नहीं पियोगे। कावे का भी वही रेट है इस मुल्क के अंदर, ये मुनफरिद मुल्क है पाकिस्तान। ग्रीन टी और चाय वाली टी, वो सॉरी दूध वाली चाय, दोनों का रेट एक है। मैंने उससे बोला ऐसा क्यों है? कह रहा भाईजान आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इन चीज़ों को समझें, दिमाग इस्तेमाल नहीं करनी। सलमान खान की फिल्म है, गाने सुनते जाओ नाचते जाओ, बस ठीक है सर, गाने सुनते जाओ नाचते जाओ। सलमान खान की फिल्म है, स्टोरी में कुछ नहीं रखा हुआ, बस गाने सुनो और नाचो, ठीक है सर। लगा लिए ना एक घर के अंदर, वैसे तो हमारे यहाँ पूरी क्रिकेट टीम होती है, हम 6 जने लगा लेते हैं, 6 जने लगा लेते हैं आप लोगों की खातिर, सिर्फ आप लोगों की खातिर लगा लेते हैं, सही है। तो फिर भी आपका यार ये तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, 1000 रुपए का नाश्ता बन गया घर का यार। मक्खन नहीं लगाया अभी तक मैंने, गवर्नमेंट को बहुत लगाया मक्खन, अभी मैंने मक्खन बिल में लगाया नहीं है। ये जनाब इंजीनियर साहब माजरत, क्योंकि मैं अवामी आदमी हूं, मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप शायद जैम भी खाते हो, शहद भी खाते हो, उसके पैसे मैंने नहीं लगाए इसके अंदर। यकीन करें मैंने चाय में चीनी भी नहीं डाली आप लोगों की खातिर। सर 1000 रुपए हो जाते हैं सर, कैसे होगा? मुझे सवाल का जवाब चाहिए इंजीनियर साहब। आपकी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहां से नंबर निकालती है, मुझे बताएं जी। जी बात दरअसल ये है कि मेरे अपने ख्याल में कि हम लोग थोड़ा सा एक माइक्रो स्पेक्ट्रम से अगर मैक्रो पे चले जाएं, ठीक है। माइक्रो स्पेक्ट्रम जो होता है वही फंडामेंटल होता है टुवर्ड्स आप इनसे कंप्यूटिंग सर्टेन थिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। अब जो पाकिस्तान का जो मेरा ख्याल है कि जो एक फेस है, हम कहें कि फेस क्या है, फेस यही है कि हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो उसकी कमी हो रही है। बल्कि एमिनेंट स्कॉलर लाइक फीस पाशा वगैरह तो जो फिगर्स भी हैं दे आर वेरी अलार्मिंग। अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर कहें कि गवर्नमेंट जो है वो एक इन द नेम ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है उसको सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि जी हम मजीद एम्प्लॉयमेंट्स जो है उसकी जो भी फिगर है उसको किसी तरीके से कर्टेल करने की कोशिश करें। अब ये छोटी छोटी बातें जरा सुनते जाएं। दूसरी तरफ जो है वो हम फेडरेशन और प्रोविंसेस के बीच में जो एक 18th अमेंडमेंट के तहत एक लिविंग स्ट्रक्चर बना है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दौरान इलेक्शन कैंपेन तकरीरें सुनी कि 17 डिविजन्स जो हैं जो फेडरेशन को नहीं रखनी चाहिए, वो मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स प्रोविंसेस को ट्रांसफर होनी चाहिए। यू जस्ट सी के जहाँ पे आपको एक फिर यहाँ बात आती है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स किसको हम कहते हैं? थोड़ी देर के लिए अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स में एक पाकिस्तान के अवाम के लिए एक सिस्टम जो है जिसको हम कहते हैं कि अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम नहीं, जो आपने शुरू में पहले बात की थी कि ड्रामे चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, कहानियां चल रही हैं, तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो आज भी अगर आप देखते होंगे कि एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे जो बड़ा मुतालबा सामने नजर आता है वो ये है कि देयर शुड बी अ डिवोल्यूशन नाउ। अब आप अगर Let me tell you something very interesting. I don't know whether this issue is resolved or not, but I think कि अभी इशू एनएफसी का रिजॉल्व हो गया या अभी भी वही स्टेटस है जो पिछले हफ्ते था? मेरा ख्याल है कि सवाए इसके के बहुत सारी कमेटियां बन गई हैं। हाँ। और मुख्तलिफ कमेटियों वर्किंग ग्रुप ग्रुप्स एग्जैक्टली वर्किंग ग्रुप्स हैं। उन वर्किंग ग्रुप्स को एक एक खास चीज दी गई है, वो भी थोड़ा सा उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है
वो भी You I can't would, find able and capable people in the province of Sindh to complete the number of members in the working group. This has been somehow told to us directly or indirectly. Is it correct? Is it wrong? Is it correct? Please correct me if I'm नहीं, wrong. आप मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो प्लेसमेंट ऑफ, जैसे अभी वो डॉक्टर साहब ने जो बातें की कि जी कोई अमेरिका में अगर कोई एक डिसीजन मेकर है किसी भी सब सेक्टर का, तो उसकी अपनी एक्सपर्टीज जो है, उसकी रिलेवेंस जो है, उस हवाले से जो है वो बड़ी एक मुस्तनद होती है, और उसके बगैर अगर उसको किसी जगह बिठाया जाए तो पूरी कौम जो है वो मेरे अपने ख्याल में एक रिएक्टिव किस्म की जो है एक सोच के साथ नहीं, ये सामने बड़ा अहम आती नुक्ता है। आपने उठाया। मैं जरा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब को भी ज्वाइन करवाता हूं गुफ्तगू में। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपकी बात की तायीद इन्होंने की, वैसे ही आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो वर्किंग ग्रुप तैयार होते हैं एनएफसी अवार्ड के लिए, तो जाहिर बात है अगर सिंध के तैयार होते हैं तो फिर पंजाब के भी तैयार होते होंगे, तो उसमें सरकारी मुलाजमीन बैठते हैं, एकेडमिक्स बैठते हैं, उसको पब्लिसाइज क्यों नहीं किया जाता, और उसका भी क्यों सिलेक्शन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है? अगर है तो आई डोंट नो, और अगर नहीं है और बहुत ट्रांसपेरेंट है तो वो फिर कहाँ है? मुझे ज़रा बता दें प्लीज़। आई वांट टू नो कि एनएफसी इतना बड़ा, जो मुल्क के सबसे बड़े चंक का पूल ऑफ मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसके वर्किंग ग्रुप के लिए एक्सपर्ट्स कहाँ से आते हैं? ये मुझे बताएं प्लीज़, मैं जानना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि अगर आप पिछले साल का फिगर उठा के देखें तो 7,64,000 पाकिस्तानी जो हैं वो मूव करके हैं अब्रॉड, और इनमें जारी बात है बड़े ही अब अच्छी किस्म के जो एक्सपर्ट्स थे, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पॉलिसी मेकर्स या इकोनॉमिस्ट, वो सारे जिनको जहां जहां बाहर अपने पोटेंशियल के मुताबिक जगह मिल रही, सारे लोग जा रहे हैं। और जब इस तरह के हाई फाई या बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं जो बाहर चले जाएंगे, तो मुझे बताइए, हम वैसे तो कहते हैं कि हाँ जी ये लोग बाहर जाके काम करेंगे तो फिर रेमिटेंस जो पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान की जो बैकबोन है उसको ये सपोर्ट करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये जो है चीज भूल जाते हैं कि अगर इस तरह जो लायक लोग हैं बाहर चले जाएंगे तो मुल्क के अंदर जो ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए अब वर्किंग ग्रुप्स की क्लास के अंदर जो वर्किंग ग्रुप कह रहे हैं, कमेटीज कह रहे हैं, वो बन रही हैं, इसका बड़ा अच्छा वो चौधरी शुजात सिंह कहा करते थे कि जब कोई काम ना करें चुप कर कमेटी बना दो, ठीक है। तो मुझे तो शायद लग रहा है कि ये उसी का एक अफसाना है कि ठीक है वर्किंग ग्रुप्स बना दो, फिर वही बात कि लोग कहाँ से आएंगे? अब अगर तो लोग अब यहाँ से लेते हैं तो वो जो करप्शन जैसा एलिमेंट है वो भी आपके सामने है, ठीक है, कितनी इंप्रूवमेंट इसके अंदर आई है, तो उसको भी एक हवा मिलेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी जो बात ये है कि अभी भी मेरे ख्याल में हाँ एक जो अच्छा काम हम कर सकते हैं कि वो जो लोग मूव करके जा रहे हैं उस या जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उनको हम रोकें, उनको हम पूछें भाई आपको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, हम आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये 6 महीने की आपकी जॉब है, 6 महीने बाद हमें ये आउटकम चाहिए या आउटपुट हमें ये चाहिए इस फॉर्म में, या ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। तो आप जब इस तरह से काम करेंगे तो फिर हमें चीजें सुधरेंगी। लेकिन आप क्या करेंगे, 4 साल के लिए बंदे को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक में काम करे, अरे भाई हम एक चाय पत्ती और पान खाने वाली कौम है, और हम में से बंदा जब तक नहीं उठेगा, जब तक ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझेगा, तो जो आपके फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन कहां से आएगा? जैसे बात अभी आप कह रहे हैं बर्गर फैमिली है, इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो हम तो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हमारी जो अकेले कम्युनिकेशन है वो उर्दू में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, लेकिन हम बड़े फोकस इंग्लिश बोलते हैं, कबीना के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी सारा कुछ हम करते हैं। तो हमें जब तक आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझेंगे, और कोई बंदा नहीं समझ रहा कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कुछ और है, अब मेरी बीइंग एन इंडिविजुअल, जो मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मेरी प्रायोरिटी जो कुछ और है, तो हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज जो हैं वो आम आदमी की जो वेलफेयर है उसके मुताबिक प्रायोरिटीज को कन्वर्ट अलाइन करे, और फिर बंदे जो ढूंढे, बंदे मिल जाएंगे। लेकिन शायद हो सकता है हम भी नहीं चाह रहे कि आम आदमी जो है उसकी फलाह बहबूद के अंदर इजाफा हो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल जो मेरे जहन में उभर रहा है वो नेचुरल क्वेश्चन है, वो ये कि अगर आप दोनों की बातों को मैं मान लेता हूँ तो देन अगेन राइट मैन फॉर राइट जॉब वाला प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करता है, मेरिटोक्रेसी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, एंड आई थिंक देयर इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। तो इंजीनियर साहब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देन अगेन पाकिस्तान इकोनॉमिक वॉर्स, पाकिस्तान पॉलिटिकल इश्यूज, पाकिस्तान सोशल इश्यूज ऑल लाई इन द क्वेश्चन ऑफ मेरिटोक्रेसी। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। बड़ी अहम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी मुल्क अगर माशी तौर पर, सियासी तौर पर और माशरती तौर पर कामयाब होना चाहता है तो वहाँ पर मेरिट ज़रूर सब चीज़ों के ऊपर अहमियत रखना है। जो दुनियावी तौर पर जो बातें कर रहा हूँ, दीनी बात नहीं कर रहा, दुनियावी तौर पर जो बात कर रहा हूँ कि मेरिट की अपनी जगह एक अहमियत है।
हर शख्स को उसकी सलाहियतों के मुताबिक उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए एक सोसाइटी में, कल्चर में। यकीन करें अगर ऐसे हो रहा हो तो कोई भी मुल्क छोड़ के भी ना जाए। देखें, इंसान अपनी काबिलियत, जहानत, इसी की बुनियाद पर ऊपर आना चाहिए ना। ये तो एक कुदरती सी बात है। देखो, मुसाबकती अमल क्या है? कुदरत है। इसके ऊपर साइंसी मकाले लिखे जा चुके हैं। चाहे इर्तिकाए माशरे के बारे में बात हो या इर्तिकाए इंसानियत के मुतल्लिक बात हो, मेरिट की अपनी जगह एक अहमियत है। मेरिट का एक वज़न होता है। उसको सामने रखकर अगर इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की सियासत को और इस मुल्क के माशरे को आगे लेके चलना है तो ही आप आगे कोई यू विल सी सम लाइट। बाकी मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों को सिर्फ अपने ही दिखते हैं, अपने जैसे ही दिखते हैं, अपने प्यारे ही दिखते हैं। लेकिन अगर आप मेरिट को सामने रख के सोचोगे ना तो आपको पता लगेगा कि माशरा आपका कितनी जल्दी तरक्की करेगा। नहीं समझ में आई? चलो फिर अगले प्रोग्राम में समझाऊंगा। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।